हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक है, बीपीपीएस भी कंप्लीट कर ली होंगी तुमने, उनको जल्दी डिस्कस करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड जो केसेस थे हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट केस वाज जब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है उस केस में स्टोइकियोमेट्री को कैसे यूज करेंगे। जब सेकंड केस क्या था कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा मतलब मिनिमम दो, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो तो हैं। और उन सब जितने भी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन मतलब मास या मोल्स दिए हैं, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट या किसी और रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरा तुम देख रहे हो केस यहाँ पे, वो तीसरा केस क्या है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन मतलब एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, दो या तीन या मतलब मिनिमम दो, ठीक। तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं उनमें से 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 2 ऑफ देम, एटलीस्ट रिगार्डिंग अबाउट 2 ऑफ देम इज गिवन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में दी है, इसको ऐसे लिख ही लेते हैं, अबाउट 2 ऑफ देम इज गिवन, ठीक है जी। यहां पे हमें सबसे जरूरी जो जानना है वो ये जानना है कि जब दो, एटलीस्ट जो दो हैं रिएक्ट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैंने A प्लस बी गिव्स C लिखा, तो एक मोल में A का लेता हूं, एक मोल में B का लेता हूं, तो क्या इस रिएक्शन में दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे? यस, दे विल बी। इसका भी एक मोल है, इसका भी में एक मोल है, 1:1 का रेशियो है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा केस हो, ठीक। A प्लस बी गिव्स C, जब इसके बारे में 1 और 1 दिया है तो डेफिनेटली आफ्टर t इक्वल्स टू 0 पे 1 और 1 दिया था, तो t इक्वल्स टू एंड पे 0 0 जाएंगे, तो ये एक केस हो गया, ठीक है। इस केस में ही एक केस एक सिनेरियो आ गया। एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि A प्लस बी गिव्स C, है ना, और इसका एक दिया हो, इसका या ये कह लो इसके 2 मोल्स दिए हो, इसका 1 मोल दिया हो। अब क्या होगा, तो तुम कहोगे सर रिएक्शन ही नहीं होगी, इसके तो 2 तो दिए होने चाहिए तब जाके रिएक्शन होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि जितना ये रिएक्ट कर सकता है उतना रिएक्ट कर जाएगा, बाकी बच जाएगा। तो एक सिनेरियो ऐसा होता है कि भाई जो मिनिमम 2 है उनमें से एक रिएक्ट हो जाएगा कंप्लीटली और एक बच जाएगा, ठीक है। हो 2 से ज्यादा सकते हैं, मैं आप सिर्फ अभी 2 का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एक उनमें से बच जाएगा और एक कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर जानने वाले, जैसे इसमें देखो, इसमें इसका अगर 1 मोल पूरा कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम होना चाहिए, तो t इक्वल्स टू 0 पे तो ये सिनेरियो, लेकिन t इक्वल्स टू एंड पे मतलब कंप्लीट होने पे इसका 1 मोल बचेगा, इसके 0 और इसका 1 मोल बन चुका होगा, ठीक है। ये कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे उसी के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन पहले एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो तुम देखो हमारे पास यहाँ पे जानने के लिए 3 चीजें हैं, तो इसको लिख लेना। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दम, जस्ट राइट दैट, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं। देयर आर, लिखो, देयर आर 3 थिंग्स टू बी नोन इन सच अ सिनेरियो व्हेन वन ऑफ देम, in such a scenario when one of them is getting completely consumed and the other is not, ठीक। first, which of them is getting completely consumed, दोनों में से कौन सा is getting consumed completely, पहली चीज। second, the one which did not get consumed completely, how much amount of that is left, जो बच गया वो कितना बच गया, ठीक। तीसरा जो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे वो ये है कि जो प्रोडक्ट बना अब वो प्रोडक्ट कितना बना, हाउ मच, तो थर्ड पॉइंट इज हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये 3 चीजें जाननी है, क्लियर है। अब ये 3 चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। 3 चीजें डिपेंड करती हैं उस पे जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में। ये 2 दोस्तों की कहानी है रुड़की शहर की। तो 2 दोस्त बड़े घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के साथ बहुत इधर उधर घूमते थे, मजे करते थे, ठीक है। तो एक बार उन्होंने प्लान बनाया कि चलो यार दोनों घूमने जाएंगे, और रुड़की में हालांकि बहुत जगह घूमने की नहीं है, उन्होंने बोला कि इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे और
क्या कहते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। तो दोनों ने 100 रुपये रखे, चले गए। और शर्त ये थी कि भाई जितने पैसे तू खर्च करेगा उतने पैसे मैं भी खर्च करूँगा। तो पैसा तो हमेशा दोस्ती में आता ही है बीच में, ठीक है। तो गए, नानू के यहाँ चाट वाट खाया, ये मातेश्वरी से पापड़ी चाट खा के और मस्त वगैरह करके 100 रुपये। तो जब 100 रुपये एक के खत्म हुए तो दूसरे के भी 100 रुपये खत्म हुए। तो 100 रुपये जैसे ही खत्म हुए उनके मजे खत्म। अब खाना पीना कुछ नहीं, अब जो भी सैर वैर थी वो करके वापस आ गए। तो यू कैन सी इन दैट सिनेरियो रिप्रेजेंट्स दिस कि जब एक के पैसे खत्म हुए तो दूसरे के भी पैसे साथ साथ खत्म हो गए, ठीक है। तो दोनों के दोनों साथ में खत्म हुए, दोनों के दोनों पैसे साथ में खत्म हुए और वहां पे उनकी सैर सपाटा रुक गया। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों का अमाउंट खत्म हुआ तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन रुक गई, ठीक है कि नहीं। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जब एक उनमें भाई कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी। जैसे इसमें देखो बी अगर खत्म हो गया तो ए बचा रहेगा ना। ए को आगे बढ़ने के लिए, रिएक्ट करने के लिए बी की जरूरत है ना, लेकिन बी तो है ही नहीं, ठीक। तो रिएक्शन वहां रुक जाती है। जैसे ही उनमें से एटलीस्ट एक खत्म हो गया, रिएक्शन विल स्टॉप देयर। तो जो 3 पॉइंट लिखाए थे ना उसके नीचे से स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेना, ठीक। अच्छा, ये तो ये एक कहानी होगी। दूसरा उसमें ऐसा हुआ कि अगली बार जो थोड़ा सा पैसे वाला बंदा था उसने बोला कि यार ऐसा करते हैं, चल मैं पैसे लेके चलता हूँ। तो वो थोड़े ज्यादा पैसे लेके चला गया इस बार, उसने 1000 रुपये रख लिए, ठीक है। इस बार भी ये बेचारा 1000 रुपये 100 रुपये लेके चला। अब गए वो वहाँ पे, फिर उन्होंने इधर उधर कुछ खाया, लेकिन इस बार भी उस दोस्त का मन नहीं माना। उसने बोला भाई 100 रुपये तू खर्च करेगा तो 100 रुपये मैं खर्च करूँगा, मैं अपने पैसे में तेरे को मौज नहीं कराऊंगा। तो इस बारी क्या हुआ, इस बारी भी जैसे ही 100 रुपये खत्म हुए, इसके 100 रुपये खत्म हुए, दूसरे वाले के भी 100 रुपये खत्म हो गए और वहीं पे सैर सपाटा खत्म हो गया उनका, ठीक है। तो इसमें तुमने देखा कि जैसे ही इसका अमाउंट खत्म हुआ वैसे ही रिएक्शन रुक गई, सैर सपाटा रुक गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इस सिनेरियो में हमें क्या क्या जानना था, हमें ये जानना था कि भाई जो अमाउंट, जो रिएक्टेंट बच गया वो कितना बच गया। तो जिसके पैसे बचे वो कितने बचे, तुम देखोगे 1000 में से 100 रुपए गए तो 900 रुपए बच गए, ठीक। तो इस केस में जिसके पैसे बचे उसके 900 रुपए बचे, ठीक है। तो एक बारी फिर उन्होंने प्लान बनाया। तो इस बार दूसरे दोस्त ने बोला कि नहीं यार, इस बार ऐसा करेंगे कि 1 रुपया तू खर्च करेगा तो 4 रुपए मैं खर्च करूंगा, लाइक आई विल स्पेंड 4 टाइम्स as much money as you will spend। तो ठीक है भाई, इस बार भी ये 100 रुपए लेके गए। इस बार उन्होंने मजे करे, इधर उधर गए, घूमे फिरे, ये फालूदा कुल्फी ये वो फला दिन का पता नहीं क्या क्या तो खाया उन्होंने। और मजे वजे करने के बाद पता चला कि भाई इसके 100 रुपए खत्म हो गए। अगर इसके 100 रुपए खत्म हुए तो इससे कितने खत्म हुए होंगे, 400, है ना। बचे कितने होंगे, 600। तो तुम देख रहे हो जैसे ही इसके 100 रुपए खत्म हुए उनका सैर सपाटा खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक। और जो इसका अमाउंट बचा है वो किस पे डिपेंड किया, इसके अमाउंट पे, कि ये कितना अमाउंट था और ये कब खत्म हो गया। जैसे ये खत्म हुआ वैसे ही अब इसका रिएक्शन या इसके पैसे खत्म होना भी बंद हो गया और जो बचा है वो इसके ऊपर डिपेंड किया। सो यू कैन राइट द, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट नहीं, इससे पहले ये लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है इसमें जो रिएक्शन में खत्म हो गया। इस केस में ये, ठीक है। और वो जो पपलू टपलू थे उसमें से जिसके पैसे जल्दी खत्म हो रहे थे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट वो था, या उसके पैसे थे, जो भी कहना चाहते। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है। पहली चीज ये लिखनी है, ठीक है। दूसरी चीज उसी में लिए लिखनी है कि इट लिमिट्स द रिएक्शन, it limits the reaction as soon as that reactant gets completely consumed. As soon as that reactant gets completely consumed, the reaction stops, the reaction stops, ठीक है जी। ये देखो, this reaction या this reactant is called limiting reagent, this reactant is called limiting reagent, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखना, दैट इज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट दैट रिएजेंट विच गॉट लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द रिएक्शन, ठीक है।
that reactant which got left unreacted in the reaction is called excess reagent. ठीक है, the amount of excess reagent left in the solution depends on the amount of limiting reagent, depends on the amount of limiting reagent. Hence knowing which reagent or reactant is the limiting reagent is of prime importance in this case. इस केस में सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ढूंढना है भाई कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, और जब वो ढूंढ लेंगे उसके बाद सारी स्टोरी खत्म होगी कि भाई उसकी उस बाद सारी स्टोरी चलेगी कि भाई जो बचा है वो कितना बचा है और जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट एक लाइन लिखना, ये जो मैंने अभी बोला, इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू नो विच रिएजेंट, it is of prime importance to know which reagent is limiting reagent because it helps us in, ठीक है, it helps us in determining first the amount of excess reagent left in the reaction and the amount of product produced in the reaction. तो ये दो पॉइंट लिख लेना कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, डेफिनेटली वो ट्रू है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ रिएजेंट जो कि लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट जो कि बच गया, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस हुआ वो जानना, वहां से वी विल बी एबल टू नो इट फ्रॉम देयर. ठीक है जी, गॉट इट. तो लिखो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो यहाँ पे ये जो भाई साहब है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR लिखते हैं, और ये कौन से रिएजेंट है? एक्सेस रिएजेंट, जिनको हम ER लिख के रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं भाई, इसका एक प्रोसेस बताऊंगा. ठीक है, इसमें सबसे पहली लाइन लिख लेना. चलो पहले एक बार एक एग्जांपल दे देते हैं. A plus 2B gives C. ठीक है, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट for us to know, the first requirement for us to know which one of them is limiting reagent. First requirement क्या है? That the reaction should be balanced. ठीक है, तो this should be a balanced chemical equation. ठीक है, equation should be balanced, reaction should be balanced. equation लिख लो, the equation should be balanced. ठीक है, क्लियर होगी बात? गुड. अच्छा, मान लो मेरे को इसके 5 और इसके 5, दोनों के 5-5 मोल दिए हैं. ठीक है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जानना है वो देखो. सेकंड पॉइंट है जो डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनिंग द LR. डिटर्मिन करने का तरीका. पहला क्या करना है, ये 5-5 जो लिखे हैं ये t = 0 पे, मतलब जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है. ठीक, तो क्या करना है, इसके मोल्स को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो. यहां पे लिख लो, तो लिखो डिवाइड द मोल्स ऑफ बोथ द reagents by their stoichiometric coefficients. ठीक है जी, ये कर लेना है. तो इसको 5/1 कर दिया, इसको कितना आएगा 5/2, क्योंकि इसका तो 2 है. ठीक, अब इन दोनों में देखो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा. भाई इसको इक्वल टू 5 आएगा, ये इक्वल टू कितना आएगा 2.5. 5 बड़ा है 2.5 बड़ा, 5 बड़ा है, 2.5 छोटा है. ठीक है, द रिएजेंट having the lower value from above calculation is the LR. ठीक है, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है. तुमने क्या करना है, इसके मोल्स को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, जो भी दोनों का दिया है. इसके मोल्स को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, इसके मोल्स को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, दोनों देख लिए. जो इसमें जिस रिएजेंट के लिए ये क्वांटिटी छोटी आएगी वो LR है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट दिस इज LR और दिस इज ER. क्लियर होगी बात? दिस इज LR एंड दिस इज
ये क्लियर है? ठीक है, तो ये लिख लो। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, इसी को एग्जाम्पल को आगे कर लेते हैं। चलो अभी ये दोनों चीजें लिख ले। ठीक है, हमारे लिए मैंने क्या बोला था, हमें 3 चीजें जाननी जरूरी है। एक तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, दूसरा कि जो रिएजेंट बच गया वो कितना बचा, और जो बन गया प्रोडक्ट जो बन गया वो कितना बना। तो एक तो हम जान चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमें ये जानना है कि ER कितना बचा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इधर कैलकुलेशन करनी है थोड़ी भाई हमको। तो अभी ER बचा कितना है, ध्यान से देखो। अगर इसके 5/2 मोल्स है, सॉरी 5/2 इसका कोएफिशिएंट आया है, जो भी ये कैलकुलेशन आई, इसका मतलब ये LR हो गया, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। तो T इक्वल्स टू एंड, मतलब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो ये 0 बचा होगा। ये क्लियर है ना? बिकॉज it gets completely consumed in the reaction, that means none of it gets left at the end of that reaction। ये ध्यान रखना है, LR की फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल जो अमाउंट होगा वो 0 होगा, ये ध्यान रखना है। अब कहाँ थे हम? हाँ जी, अब यहाँ की बात करते हैं। इसमें देखो इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर इसके 5 मोल्स हैं, अगर इसके पूरे के पूरे 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने कंज्यूम हो रहे होंगे? मैंने क्या बताया था, इसका कोएफिशिएंट 1 और अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसका मोल्स। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, तुम्हें कैलकुलेट करना। या तो तुम मोल मोल रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, विच इज कि भाई 5/1 सॉरी 5/1 नहीं, n/1 Na/1 और इसके कितने 5 अपॉन कितने 2। तो Na के कितने मोल्स कंज्यूम हो चुके होंगे? 5/2। ठीक है, यहां से भी ये आ रहा है और जो मैंने यहां किया है उससे भी ये आ रहा है। तो अगर इसके मोल्स जानने हैं कि कितने कंज्यूम हुए, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स। तो यहाँ पे देख लिया तुमने, ये आ गया। अच्छा, ये कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 5 था हमारे पास, तो 5 में से इतना कर देंगे गायब, तो इतना बच जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अब C कितना बना होगा? C कितना बना होगा देखो, इसमें भी क्या है, ये रेशियो देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 और इसके मोल्स कितने हैं 5। ये कितना हो गया 5/2। ठीक है जी, ये क्लियर हुई बात? ठीक, ओके। तो इसके 5/2, एक सेकेंड रुको, ठीक है, 5 मोल्स हो गए। क्लियर है बात? अच्छा, अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2H2 H2 plus O2 gives H2। ये तुम्हारे पास एग्जांपल है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है? सबसे पहले जब भी रिएक्शन दी होगी इस केस में या इनफैक्ट किसी भी केस में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री जो एप्लीकेबल है वो कब एप्लीकेबल है? जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ये बैलेंस नहीं है। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन दी होगी तो हमें यही चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ये हमारा बैलेंस हो गया अभी, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई। अब हमें क्या दिया है इसमें? हमें बोला कि भाई 10 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और 96 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ? इसको मोल्स में कन्वर्ट करना। मोल्स कितना है? 10/2 इक्वल्स टू 5 और ये कितना हो गया 96/32 इक्वल्स टू 5/2। ये कितना हो गया? आर बी क्लियर? 5/2 आएगा ये? नहीं सॉरी, ये तो 3 आ रहा है ना। ओ नो 3, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो हमने तरीका बताया था, क्या इसके जो मोल्स होंगे उसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको मेंटली कर सकूं। यहाँ पे क्या है 5/2 आएगा ये, इसके लिए इसका 3 है और इसका मोल, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 3/1 कितना हो गया 3 और यहाँ कितना हो गया 5/2 विच इज 2.5 लिख लेते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो। तो 2.5 छोटा या 3 छोटा? 2.5 छोटा, इसलिए LR कौन है? LR ये भाई साहब है, LR ये भाई साहब है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ये ER हो जाएगा, ठीक। तो LR है तो T इक्वल्स टू एंड, मतलब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बचेगा 0। अच्छा, ये कितना बन चुका होगा तब तक? तुम देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा या अमाउंट ऑफ ER बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमिन करेगा। इसके पास वो पावर है, तो LR के पास वो पावर रहेगी हमेशा, ठीक है।
तो जब कभी भी हमें मोल्स मैच करने होंगे ना, हमेशा हम एलआर को यूज करेंगे, इसको नहीं, ठीक है, एलआर को यूज करेंगे, इसीलिए हम एलआर को डिटरमिन भी करते हैं। यहाँ पे अगर ये 2 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके मोल्स अपॉन इसके मोल्स इनटू इसके कितने मोल्स हैं 5। ये मत ले लेना भाई कि बोलो सर आपने तो 5/2 बताया, नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है ना इसलिए ऊपर करते हैं ताकि बाद में मिटा सकें। बस ये इतना जानने के लिए है कि एलआर कौन सा है, बस, ठीक है जी। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल्स, ठीक है। इसके मास कितना आ जाएगा WH2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 18 90, ठीक है जी। तो अभी ये कितना मोल्स बचेंगे, अगर तुम देखो इसके मोल्स कंज्यूम हो चुके होंगे 1 अपॉन इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 इनटू इसके मोल्स कितने हैं 5, कितना हो चुका है 5/2, और ये था कितना 3, तो 3 माइनस 5/2 विच इज 1/2 मोल। क्लियर होगी बात, सिंपल था। तो हमें यही 2-3 चीजें जाननी है, बाकी ठीक है। इस मोल्स में कुछ कोई वो कभी मास पूछ लेगा, कभी तुमसे उसकी वॉल्यूम पूछ लेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल कम, बट बेसिकली यही होगा। तो अब हमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हमें 3 चीजें, वही जो हमने पहले बोली थी वो कि एलआर क्या है, और जो ईआर है उसका कितना मास बचा है, अमाउंट बचा है, और कितना प्रोडक्ट बना है, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है हर क्वेश्चन में। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कराता हूँ इस कंप्लीट करके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम अदर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर देयर इन दिस स्टोइकियोमेट्री, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज SO2 plus O2 gives SO3, ठीक है। ये SO2 का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, और ये कह रहा है कि मैंने इसके 5 मोल लिए और इसके भी 5 मोल ले लिए, ठीक है। अच्छा T = 0 पे इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, मैंने क्या बताया सबसे पहले क्या करना था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं, तो अगर तुम देखोगे तो इसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, दैट दिस इज, ठीक है। अभी ये फर्स्ट स्टेप हो चुका कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब सेकंड चीज क्या करनी थी, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी आदत दिलाऊंगा कि इसे मेंटली करो, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, मेंटली करने की कोशिश करो। डिटर्मिनिंग द एलआर, फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनिंग द एलआर। कैसे डिटर्मिन करोगे, इसके मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 5/2 आ जाएगा यहाँ पे, 5/2 मतलब 2.5, याद रखना है 2.5, यहाँ पे 5 है, इसका मोल सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 5/1 सॉरी 1, तो 5/1 इज 5, 2.5 एंड 5 किसका छोटा, इसका, तो ये एलआर हो गया। ये भाई साहब जब एलआर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, T = एंड पे ये 0 हो चुका होगा, ठीक है। ये सबसे पहले लिख लिया। अब पहला हम पॉइंट हम देख चुके कि एलआर हमने डिटरमिन कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट इज कि इनमें से, ठीक है, इनमें इसका मास कितना बचेगा या मोल कितने बचेंगे, और इसका मास कितना बचेगा, सॉरी इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा या मोल कितने प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये भाई साहब के, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसके बेसिस पे देखा जाएगा, इसके बेसिस पे नहीं देखा जाएगा, इसके बेसिस पे। तो क्या आएगा 2 इसके मोल सॉरी इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल कितने हैं 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 मोल्स, ठीक है। इसका अगर मैं वेट निकालना चाहूँ WSO3 कितना आएगा 5 इंटू SO3 का मतलब 48 प्लस 80, ये कितना आ जाएगा 8×5 = 40, 400 आ जाएगा ये, है ना, ठीक है जी 400। अच्छा इसका कितने मोल्स कंज्यूम हो चुके होंगे, कंज्यूम हो चुके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कितना है 2 इंटू 5, ठीक है। ये कंज्यूम हो चुका है और ये था कितना 5, तो अभी कितना बचा, ये 5 माइनस 5/2 = 5/2 बच चुका है, ये बचा हुआ है। ये कितना आएगा फिर WO2 कितना हुआ 5/2 इंटू 32 विच इज 16, 80 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर तुम देखो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मास कितना है 400 तो प्रोडक्ट का है, और ऑक्सीजन का कितना है जो बच गया है वो है 80, तो टोटल कितना आया आफ्टर द रिएक्शन 480 आया ना। अच्छा अभी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी तब कितना था, इसके 5 मोल थे, 5 मोल, तो इसका मास कितना रहा होगा 5 इंटू 32 विच इज 160, ठीक है। 5 इंटू 32 नहीं सॉरी 64 है, तो 64, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 320। अच्छा ये कितना था 5 मोल थे और 32, तो 5 इंटू 32 विच इज कितना आएगा ये 160, राइट। तो ये रिएक्शन शुरू होने से पहले टोटल कितना था 320 प्लस 160
इक्वल्स टू 480। तो तुम देख सकते हो कि रिएक्शन की शुरुआत में भी 480 ग्राम्स थे और रिएक्शन के एंड में भी 480 ग्राम्स बचे हैं। दैट मींस इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हर बार हमें ये देखना है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास है I2 प्लस Cl2 gives ICl प्लस ICl3। ठीक है जी, ये बैलेंस है नहीं। I2 तो ठीक है बैलेंस है, Cl कितने हैं 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, अब ये बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें कह रहा है कि इसके मैंने 25.4 ग्राम्स लिए और इसके मैंने 14.2 ग्राम्स लिए। ठीक है, तो भाई जब ग्राम्स में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आएगा 25.4 अपॉन, भाई सबसे पहला स्टेप तो क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे बना लिए, मतलब बैलेंस कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या था कि एलआर का डिटर्मिनेशन। एलआर का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसके मोल्स निकालो पहले तो सबसे। तो 254 होता है इसका भाई मोलर मास, ध्यान रखना। और इसका कितना होगा 114.2 अपॉन 71 होता है इसका। तो ये कितना आएगा, ये 0.1 आ गया और ये कितना आ गया 0.2 आ गया। ठीक है जी, तो इनके मोल्स 0.1 0.2 हो गए। अभी जब हमें डिटरमिन करना है कि कौन सा एलआर है, तो कैसे क्या डिटरमिन करोगे, इसके मोल्स अपॉन इसके मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट। तो 0.1 अपॉन 1 आ जाएगा। 0.1 अपॉन 1 कितना होता है 0.1, ये याद रखना। इसका कितना है 0.2 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2 इज 0.1। तो इसमें अगर तुम देखो तो ये भी 0.1 आ रहा है, ये भी 0.1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों इसमें एलआर हुए, दोनों के दोनों इसमें एलआर हुए। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू एंड, मतलब t इक्वल्स टू द एंड ऑफ द, जब तक खत्म नहीं होता उस टाइम तक ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें से किसी भी एक को आप लिमिटिंग रिएजेंट मानते हुए डिटरमिन कर सकते हो प्रोडक्ट को। ठीक है जी, इसको मान लो। तो इसके कितने 0.1 मोल्स थे, इसका 1:1:1 का रेशियो थे, इसके भी 0.1 मोल बचे, सॉरी इसके भी 0.1 मोल बने होंगे, इसके भी 0.1 मोल बने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, कर लो अब इसको। ठीक है ना, अब बीएस नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रिएक्शन है, BaCl2 प्लस Na3PO4। ठीक है, दिस गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। देखो क्या ये बैलेंस है, अगर तुम देखो ये बैलेंस नहीं है भाई, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या है Ba, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो Ba3 हो गया। ठीक है, Na तो 6 हो गया, तो यहाँ 2 आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली में 6 आएगा। तुम ध्यान से देखो तो ये अब बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, 6 and 6। ठीक है जी, ये अब बैलेंस हो चुके हैं। अब इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देखो कि ये 0.5 मोल्स हमें शुरुआत में दिए हुए हैं, ये भी 0.5 मोल्स, सॉरी 0.4 नहीं, ये 0.2 मोल्स दिए हुए हैं हमें। और हमसे पूछ रहा है वही चीज़ कि भाई एलआर क्या है और जो इनमें से बचा है उसका मास कितना बचा और ये प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म हुए। तो मोल्स में निकाल लेंगे, मास नहीं भी निकालना हो तो। यहाँ पे फिर एलआर कैसे डिपेंड कर वो निकालेंगे, इसके मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसके मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो ये कितना है 0.5 अपॉन 3। ठीक है, और ये कितना है 0.2 अपॉन 2, दिस इज 0.1। और ये क्या है 0.5 अपॉन 3 कितना होगा, ये डेफिनेटली 1 से तो ज्यादा ही होगा ना। ये कितना आएगा 1.6.167 आएगा शायद। ठीक है, 1 से ज्यादा है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो इसका तो 0 हो गया। ठीक है जी, इसका 0 हो गया, तो इसका बचा कितना होगा 0.5 माइनस इसका, इसके बारे में बात हो रही है ना। ठीक है, तो -3 अपॉन इसका कोएफिशिएंट 2 इनटू इसके, सॉरी इसके मोल्स कितने हैं 0.2, ये कितना हो गया यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, तो 0.5 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.2, ये तो 0.2 मोल्स आ गए। अच्छा, इसके कितने मोल्स बनेंगे, यहाँ देखो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इससे डिटरमिन करेंगे। तो इसके कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 इनटू इसका मोल कितने हो गए 0.2, कितना हो गए ये 0.1 आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.1। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, इसका कितना आएगा, इसका 6 है, तो 6 अपॉन
इसके अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो पहले इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका लिखेंगे, इनटू इसके कितने मोल्स है 0.2, तो यहाँ पे कितना रहे 0.6 मोल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इनको डिटरमिन करेंगे। ये तरीका मैं बता चुका हूं, जब भी किसी के मोल्स निकालने हैं तो जिसके ऊपर उसके मोल्स डिपेंडेंट है ना, उसके मोल से निकलेगा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ये डिटरमिन करेगा कि ये कितना बनेगा, तो इसके मोल्स जितने बनेंगे वो इस पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसका कोएफिशिएंट पहले लिखोगे, तो अपॉन इसका कोएफिशिएंट लिखोगे और इनटू इसी के मोल्स कर दोगे टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, ठीक, ओके। नाउ FeS2 plus 4,2 gives Fe2O3 plus SO2। ये तुम्हारी रिएक्शन है। इज इट बैलेंस? नहीं, दिखता तो नहीं है, हिडन ट्रायल से ही करोगे। 2 तो 2 Fe हो गए, 2 Fe हो गए। यहाँ पे कितने 4 SO हो गए, तो यहाँ 4 हो गए। तो अब यहाँ पे कितने हैं 3 और 8 11, 11/2। तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस हुए, इसमें क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये 600 ग्राम दिया है भाई, और ये 800 ग्राम दिया है। ठीक है, तो T = 0 पे इसके मोल्स कितने हैं पहले देखो, तो 600 अपॉन Fe कितना होता है 56। ठीक है, और S 32 होता है, 32 64 कितना आएगा ये 0 120। ठीक है, ये 120 हो गया। अच्छा, O2 कितना होता है भाई 32, तो O2 इज 800 अपॉन 32 कितना आया ये 16 50 और ये 2 25 आ गया। ठीक है, ये कितना आया था 5 और ये कितना आया 25। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। ठीक, मोल्स आ चुके हैं एट T = 0 पे। अभी हमारे पास काम, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, हमारे पास काम क्या है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो मैं डिवाइड करना 5/4 आ जाएगा। यहाँ 5/4 इज 1.25, यहाँ कितना आएगा 25/11। 25/11 क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो LR इसमें क्योंकि इसका छोटा आ रहा है LR, तो LR ये हो चुका है। ठीक है, LR अगर ये हो गया तो T = end मतलब कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, तो तब इसके मोल्स 0 हो चुके होंगे। सबसे पहला काम हमने कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इसके कितने मोल्स है, ग्राम्स बनेंगे, इसके कितने ग्राम्स बनेंगे। मैं ग्राम्स में नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ मोल्स बताऊंगा, ग्राम्स को तुमको कैलकुलेट करना है, और जब भी तुम अपने नोट्स भेजोगे तो मैं आई टेक अ लुक एट। ठीक है, आई चेक दैट। यहाँ पे क्या है भाई, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके मोल्स पूछता हूँ कितने बने, तो 2 इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट, सबसे पहले तो ये काम होगा, इनटू इसके मोल्स कितने हैं 5। ठीक है, 1/2 5, तो कितना देगा 5/2 मोल्स। ठीक है, अच्छा इसमें देखो यहाँ पे कितना आएगा 8 अपॉन इसके कितने हैं 4, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट 8/4। अच्छा, इसके मोल्स कितने हैं 5, 8/4 2 होता है, तो ये कितना हो गया 10 मोल हो गए। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात, ये हो गया। अगर तुम्हें देखना है कि O के कितना बचा है, तो देख लो भाई 25 माइनस कितना 11 अपॉन 4 इंटू कितना है इसके 5, बस कितना हो गया 55 4 और ये 100 माइनस 55 अपॉन 4, ये आएगा 45 अपॉन 4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना हो तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। क्लियर के बाद बात ये, ओके ठीक है। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, काफी सारा समय हो गया इसको ही दिए हुए। ठीक भाई, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे करने हैं आप लोगों को। अब ये है Mg + N2 gives Mg3N2, तो ये बैलेंस है नहीं, अब ये बैलेंस है भाई। ठीक है, इसमें क्या बताया 72 एंड 56, इसके 72 ग्राम्स दिए हैं और इसके 56 ग्राम्स दिए हैं। ठीक है, तो T = 0 पे सबसे पहले इसके मोल्स निकालो। 72 का मतलब क्या हुआ 72 अपॉन 24 विच इज 3 मोल्स। इसके कितने हुए 56, 14 इंटू तो 4 14 4 था 56 अपॉन 14 कितना है 14 नहीं सॉरी 28 है, तो माय बैड 2 आ जाएगा। तो इसके 3 मोल्स है, इसके 2 मोल्स है। अब क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, इसके मोल्स अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/3 मतलब 1 होता है। यहाँ क्या है इसके
मोल्स अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/1, तो ये 2 होता है, ये 1 है, ये 2 है, कौन सा छोटा है, ये है, तो ये LR हो चुका है। अब अगर ये LR हो गया तो ये ER हो चुका है, और T इक्वल्स टू एंड, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ये तो 0 हो चुका है, ये तो हमको 101% पता है, ठीक है। एक सेकंड को, ये तो हमें कंप्लीटली बिल्कुल फॉर श्योर हमको पता है। ओके, हम कहाँ थे, हाँ, अब हमें देखना है इसका मान कितना बना है, ये कितना बना है भाई, इसका मोल, ये सॉरी ये LR है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना बनेगा 1/3, 1 इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इनटू इसके कितने मोल्स हैं 3, इसका मोल्स कितने बने 1 मोल। अब चाहे तो तुम इसका मास निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आई एम लीविंग इट टू यू, मास निकाल लेना इसका। ER है, इसका बचा कितना होगा भाई, इसके 2 मोल थे, माइनस 2 मोल थे, माइनस कितना, इसका 1 है, इसका 3 है, तो 1/3 इंटू कितना था ये 3, ये कितना हुआ 1 मोल इसका बच गया होगा, तो इसका 1 मोल बचा है, इसका 1 मोल बना है, तुम इसके मोल्स कैलकुलेट, मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगेन एक इस बारी में थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन ले रहा हूँ, ये इक्वेशन जो है डेफिनेटली आई विल नॉट आस्क यू टू बैलेंस इट एट द मोमेंट, तो इसलिए मैं तुम्हें पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रहा हूँ। K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 plus 14 HCl gives 2KCl plus Cr2CrCl3 plus Cl2 plus 7 3Cl2 plus 7H2O, ठीक है। अभी बड़ी इक्वेशन देख के एकदम डरना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अभी भी 2 रिएजेंट्स दिए हैं या रिएक्टेंट दिए हैं, और इसमें दिया है हमें 58.2 ग्राम इसका, और इसका दिया है 7.3 ग्राम्स इसका, ठीक है, और कहा है इसकी वॉल्यूम एट एसटीपी क्या हो, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसके मोल्स चाहिए होंगे, मोल्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें इसके मोल्स पता हो और ये पता हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो T इक्वल्स टू 0 पे हमें इसके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, इसका कितना होता है यार, K2Cr2O7 अभी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा मेरे को, 39 39 78 52 52 into 2 104 16 112 सॉरी 112 16 6 96 16, ठीक है, ओके, कितना हुआ 8 4 12 8 2 4 हाथ से लगा 1, ठीक है, ठीक है, 1 7 8 9 और ये कितना 294 हुआ ये 294, अगर 29 पॉइंट कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, 29.1 होना चाहिए, 78 नहीं 68 39 होगा ना, नहीं यार 78 होगा, आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक, एक सेकंड रुकना, K is 39, K is 39 into 2 78, CR शक्ति भी CR में, ठीक है, ये 52 है, 52 मतलब 104 70 80 80 184 194 294, ठीक है, तो 58 ये कितना आएगा 29.8 होना चाहिए, 58.8 होगा फिर ये, ठीक है। एनी हाउ सिंपल है, कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अगर तुम इसको करोगे तो ये 0.2 आएगा, और ये कितना आएगा HCl का 36.5 होता है, ये भी 0.2 आ रहा है, 7.3 दिया ना इसमें, ठीक है जी, ये भी 0.2 आ रहा है, मोल्स की अगर हम बात करें अपॉन 36.5, ठीक है, ट्वाइस, ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारा 0.2, तो अब ये दोनों के दोनों 0.2 दिए, तो मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट डालना है, लिमिटिंग रिएजेंट 0.2 अपॉन 1, 0.2 अपॉन 1 का मतलब 0.2 हुआ ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या 0.2 अपॉन 14, तो 0.2 अपॉन 1 बड़ा हुआ, सॉरी छोटा हुआ, या 0.2 अपॉन 14 छोटा हुआ, तो 0.2 अपॉन 14 छोटा होगा, ये LR हो गया, और ये भाई साहब ER हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T इक्वल्स टू एंड पे, मतलब जब वो खत्म हो जाएगी रिएक्शन तो ये 0 बचेगा। हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे इस पे आ जाना है, इसके मोल्स कितने बने होंगे, देखो भाई लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो 3 अपॉन कितना 14 इनटू इसके कितने मोल्स थे 0.2, ठीक है। तो अगर हम देखें थे 30 अपॉन 30
0.3/7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 0.3/7 तो इसके मोल्स हैं, तो 0.3/7 इंटू एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है, मोलर वॉल्यूम इज 22.7, इसको मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 1 लीटर्स के आसपास आ जाता है, ठीक। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। हमने लिया Zn और I2, ठीक है। Zn I2 मिलके Zn I2 ही बनाते हैं, Zn और I2 मिलके Zn I2 बनाते हैं। हमने इसके इक्वल मास लिया है, ठीक है, इक्वल मास लिया है। कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अच्छा इसमें हमें जानना है कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया है, बस उतनी ही बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई सेम सी चीज है, ये बैलेंस्ड है, पहला स्टेप तो हो चुका। अब t = 0 हमें लिमिटिंग रिएजेंट जानना है वो कौन सा होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो Zn का कितना होता है 65 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा W/65, ये कितना आएगा W/254, ठीक है। दोनों में से छोटा कौन सा है, इसके मोल्स, ठीक है ना, ये क्लियर है, ये इसके छोटे मोल्स, ये दीज आर द स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा अभी इसका LR निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका क्या आएगा, मोल्स मतलब W/65/1, ये तो W/65 आ जाएगा यहाँ पे, W/65। यहाँ पे कितना आ जाएगा W/254/1, तो W/254। कौन सा ज्यादा सॉरी ये बड़ा, ये छोटा है, कौन सा दोनों में छोटा है, ये वाला, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तुम्हारा, I2 बिकेम द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर होगी बात। अब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो हमें पता लग गया कि ये ER है, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है, इस भाई साहब से, तो ये तो 0 हो चुका। अब ये कितना बचेगा, इसके है W/65 इस मोमेंट पे। अच्छा इसमें मास रेशो पूछा है क्या, कैलकुलेट द वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, चलो ठीक है देखते हैं। नहीं वेट नहीं, फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि फिर W में आएगा ना। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। वो कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है फ्रैक्शन जानने के लिए कि बचा कितना है इन टर्म्स ऑफ W। तो था कितना, इतना, अच्छा माइनस कितना होगा 1/1 इंटू इसके कितने मोल्स थे W/254। हम देखेंगे यहाँ पे आएगा W/65 माइनस W/254, इतने मोल्स इसके बच जाएंगे। तो अब ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके शुरुआत में प्रेजेंट थे उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे W/65। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें तो W तो कट जाएगा, ये कितना आएगा 254 माइनस 65 कितना हुआ 189, ठीक है, अपॉन 254 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना है इसको, क्लियर है भाई। तो ये तुम्हारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। इस पे बहुत सारे रिटेल के क्वेश्चंस करने हैं हमको, ठीक है, गॉट इट। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स व्हिच इज सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 43 मिनट्स, ठीक है। लेट्स सी सीक्वेंशियल रिएक्शंस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं वो देखते हैं भाई, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का फंडा क्या होता है कि एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन का रिएजेंट बन जाता है। जैसे अगर मैं एक जेनेरिक इक्वेशन लिखूं तुम्हारे लिए, यहाँ पे लिखो सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं ए रिएक्शन लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, A + 2B gives 3C, ठीक है, 4C + 5D gives 6E + 7F, 8F + 9G gives let's say 7H, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये कोई हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दी है। इसमें अगर तुम देखो तो जो मैंने कहा वो ट्रू है कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का
रिएक्टेंट बन गया। तो दिस इज द प्रोडक्ट विच बिकेम रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन बिकेम द रिएक्टेंट ऑफ अदर। तो इसमें एटलीस्ट 2 रिएक्शंस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 रिएक्शन, ये ना भी हो तो भी हम इन दोनों पेयर को सीक्वेंशियल रिएक्शंस कह सकते हैं। तो अ पेयर या मिनिमम ऑफ 2 रिएक्शंस वेयर, ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 रिएक्शंस वेयर द product of one reaction becomes the reactant of the next reaction is called a sequential reaction, is called a sequential reaction, ठीक है, got it? So we can also say that at least one reactant will be common between the two। इन दोनों में देख रहे हो कि तुम एक रिएक्टेंट तो कॉमन है, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसमें एक लाइन और लिख लो, that the reactions, the sequential reactions will have at least one reactant common amongst them, ठीक है, ये क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्या करेगा, वो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, वो ए के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें जैसे मैंने 2 दिए हैं तो वो 2 के बारे में यूजुअली इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो किसी एक के बारे में देगा, ठीक है। इसके बारे में उसने अगर इंफॉर्मेशन दी, सबसे पहली रिएक्शन में एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो सबसे लास्ट रिएक्शन है उसके किसी प्रोडक्ट के, इसमें तो एक ही है, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेगा। क्लियर होगी बात? इसको 10 कर लो यार, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस। एनीवे, ठीक है, तो क्लियर होगी बात? दोबारा बोल रहा हूं, या तो वो क्या करेगा, सबसे पहली रिएक्शन में किसी एक रिएजेंट या रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन मतलब मास या मोल्स दे देगा, और जो लास्ट रिएक्शन है उसके किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, ठीक है, या उल्टा वाइस वर्सा, लास्ट वाली रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और सबसे पहली रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के बारे में, किसी भी एक रिएक्टेंट या बाकी रिएक्टेंट्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, ठीक है। अगर मान लो उसने दोनों के बारे में दी है, ठीक है, तो दोनों में हमें पहली वाली इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। जो भी तो इसमें लिख लो, 2-3 चीजें लिख लो। पहली चीज ये लिखो, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन्वॉल्व फर्स्ट information about one of the reactants of the first reaction is given, and information about one of the products or one or all of the products is in the last reaction is asked for, and vice versa, ठीक है। पहली चीज ये होगी। दूसरा चीज, in case information about 2 reactants are given, information about 2 reactants are given in the first reaction, we need to identify the limiting reagent and then carry forward the reaction, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो तुम्हें लिखना है, we only need to look for the common substances and assume all the other reactants to be in excess. We only have to look for reactants in common and assume the other reactants to be in excess। तो अगर मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा, इसके बारे में तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, तुम इसको हमेशा ER ही कंसिडर करोगे, जो कॉमन नहीं है वो सब ER होंगे। ये क्लियर होगी बात? ठीक है, तो लेट्स डू दिस एग्जांपल। इसमें हमारे पास लेट्स से इसके 5 मोल्स दिए गए हैं और इसके हमारे पास 8 मोल है, ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया कि इसके कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है, इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ना चौड़ा लिख लेता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा चौड़ा लिख लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 4C5D gives 6E plus 7F, फिर 8F plus FG 9G gives 10H, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? तो अभी सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, दैट दिस विल बी ER। ये तो जो कॉमन नहीं है वो ER होंगे, कॉमन ये है और कॉमन ये है,
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी मोल्स दे दिए मेरे को, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करोगे, 5/1 इसका मोल कोफिशिएंट, 8/2 इसका कोफिशिएंट, तो 5/1 एंड 8/2, 5/1 इक्वल्स टू 5, 8/2 इक्वल्स टू 4। कौन सा छोटा है, ये छोटा है। तो एलआर क्या है यहाँ पे, दिस इज द एलआर, ठीक है। इसके बेसिस पे सब कुछ डिटरमिन होगा। तो ये 0 हो जाएगा। अभी बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो इसके कितने मोल्स होंगे बचेंगे, वो ये पूछेगा कि इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड। तो हम कैसे अज्यूम करेंगे कि ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। अभी ये पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है, तो जो 3C है वो कितना बना होगा, तो 3/2 मतलब इसके कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इनटू इसके कितने मोल्स हैं, 8, कितना आएगा ये 12 मोल। अच्छा ये 12 मोल है। अच्छा ये पूरे के पूरे 12 मोल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं, 12 मोल है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके और इसके बीच में देखना है, क्यों, क्योंकि कॉमन कौन सा है, F है, ये नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अनटिल अनलेस वो पूछे हमें इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 12 मोल दिए हैं। अच्छा इसका कोएफिशिएंट है 7, इसका कोएफिशिएंट है 4 और इसके कितने मोल्स हैं 12, कितना जाएगा ये 4 × 3, ठीक है। तो ये 21 मोल्स आ गए, इसके 21 मोल्स आए, ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गए 21 मोल्स, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बारे में पूछ रहा है ना ये, इसको कैसे निकालोगे, 10 है ये अपॉन 8 इंटू 21, ये तुम्हारे मोल्स आ गए इसके, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा ये। अब तुम पूछ रहे होगे कि सर, सोच रहा हो तुम, नहीं तो कोई तो एक सोच रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, कि अगर ये 3C था, यहाँ तो 4C था, तो सर हमने यही वाले मोल्स यहाँ पे कैसे ले लिए। तो भाई ऐसा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो कोएफिशिएंट है मोल्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते ना। इसका जितना अमाउंट था वो पूरा का पूरा इस रिएक्शन में कंज्यूम होगा, तो इसका अमाउंट कितना था 12 मोल, तो अमाउंट कंज्यूम कितना होगा 12 मोल, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर ये 3 था तो 1C इक्वल्स टू 4 मोल, तो 1C इक्वल्स टू 4 मोल, तो 4 × 4 यहाँ तो 16 मोल्स होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ गया फिर। अगर एक रिएक्शन में C के 12 मोल बने हैं, दूसरी रिएक्शन में विदाउट पुटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द आउटसाइड उसके 16 मोल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मोल्स जितने आएंगे उतने ही यहाँ पे यूज होंगे, ये ध्यान रखना है। These moles do not depend on these coefficients. Are we clear about this? Yes, we are clear about this. ठीक है जी। So ठीक है, तो ये रिएक्शन को इसको कंप्लीट करो और तुम ये लिख लेना, sequential reactions happen in sequence and second reaction does not happen until the first reaction completes, या if you इसको इस तरह मत लो, second reaction will not start until the first reaction does not start. first reaction start ही नहीं होगी तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये start हो जाएगी और ये बनना शुरू हो जाएगा तब ये शुरू हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट होगा तब ये शुरू होगा, ये साथ साथ साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, लेकिन उसके लिए इसका बनना जरूरी है और इसके बनने के लिए इस रिएक्शन का होना जरूरी है। तो ये रिएक्शन होगी नहीं तो ये रिएक्शन भी होगी नहीं, तो ये जब होगी तभी ये होगी। तो इसलिए जो डिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस सीक्वेंशियल रिएक्शन के पिक्यूलियरिटी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर्ड मोल्स, यूज द मोल्स, अच्छा ठीक है। तो इसका प्रोसेस लिख लो, पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। ये 4 स्टेप्स हैं इसमें। पहला क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंसिडर द मोल्स ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द लास्ट रिएक्शन। तो लिखो डिटरमिनिंग द मोल्स, ये हेडिंग डालेना, डिटरमिनिंग द मोल्स ऑफ द लास्ट रिएक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। Determining the moles of a product, determining the moles of the products in the last reaction of the sequence of reactions. First step is consider the moles of the 2 reactants. First step is consider the moles of the 2 reactants and identify the LR, जो हमने यहाँ पे किया। फर्स्ट हमने LR को निकाला। सेकेंड, calculate the moles of the product common between the first and the second reaction using LR.
या यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LR, ठीक है, determine the moles of the product common between the first and the second reaction using the concept of LR. थर्ड लिखो consider the other reactants in the second reaction. Consider the other reactants in the second reaction to be in excess and calculate the number of moles of the product common in the second and the third reaction by using the concept of लिमिटिंग रिएजेंट. इसमें भी बेसिकली तुम इसको लिमिटिंग रिएजेंट ही तो अज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द लास्ट, ये फोर्थ स्टेप है. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द लास्ट रिएक्शन एंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द लास्ट रिएक्शन. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द लास्ट रिएक्शन. तो ये तुम्हारा सीक्वेंशियल रिएक्शंस हो गए. सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. वी मस्ट हैव सम क्वेश्चंस. तो ऐसा करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इन क्वेश्चंस को करते हैं, देन वी विल कॉल द क्लास ऑन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस. हमारे पास है CaC2. ये इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम पानी में रखें तो हमारे पास C2H2 मिलता है. C2H2 को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं तो इससे हमें C2H4 मिलता है. और अगर हम C2H4 को पॉलीमराइज कराएं तो हमें ये मिलता है. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम देखेंगे. पहला तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया, ठीक है जी. ये होगी तुम्हारी एसिटाइलिन. इसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड. और ये क्या है, सॉरी ये तो हम देखिए ये इथाइलिन है. और इसको कहते हैं पॉलीइथाइलिन. पॉलीइथाइलिन जो पॉलीथीन करके तुम बोलते हो ना, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, और अभी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर का बनने का मतलब क्या हुआ, इसकी बहुत सारी यूनिट्स एक साथ ऐसे जुड़ के एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल बना देते हैं. दैट्स व्हाट पॉलीमराइजेशन इज. फॉर द टाइम बिंग इतना ही तुम समझो. अभी इसको देखो, क्या ये बैलेंस है. ठीक है, देखो C2H2 नहीं, CaOH होल ट्वाइस. क्या बैलेंस है क्या? नहीं, अभी बैलेंस है. ठीक है, अभी बैलेंस है. ठीक है, ये C2H2 है, C2H2 प्लस H2 C2H4, ये बैलेंस हो चुका है. ये सब अब बैलेंस है. अब तीनों के तीनों बैलेंस हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया उसने, इसने बोला कि मैंने इसका 1 kg लिया, 1 kg ऑफ दिस. ठीक है, और कहा कि मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम वेट ऑफ पॉलिथीन. इसका मैक्सिमम वेट पूछा है. तो मैक्सिमम वेट जब भी पूछेगा ना, तो वही है कि जो कॉमन है, कॉमन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. इसके अलावा जो भी है उनको एक्सेस में अज्यूम करना है. मतलब जो ये बनेगा उतना पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, ये 1 kg है. इसको अगर मैं ग्राम्स में लिखना चाहूं तो क्या कर सकते हैं भाई, ये 1000 हो गया. ठीक है, यहाँ पे उसने एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसके बारे में दिया नहीं है इंफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या, हमें LR निकालने की जरूरत है ही नहीं. दिस विल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ दिस. अच्छा, 100 अपॉन ये कितना है, 40 और 40 24 64 होता है. हाँ, 64 हो गया था. 1000 बाय 64 इसके मोल्स हो चुके हैं. इसके बीच में 1:1 का रिलेशनशिप है, तो 1000 बाय 64 मोल्स इसके हो गए. इसका मतलब 1000 बाय 64 मोल्स यहाँ पे आ चुके हैं. अब जब ये आ गए हैं, इसका क्या 1:1 है, तो 1000 बाय 64 मोल्स इसके भी आ चुके हैं. अच्छा, ये कितना है, 1000 बाय 64 मोल्स हो गए. ठीक है, अब ये 1000 बाय 64 है, तो ये कितने होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके मोल्स होंगे 1/1 इसका मोल, सॉरी 1 बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n है, इनटू इसके कितने मोल्स हैं, 1000 अपॉन 64. ये तो इसके मोल्स हो गए. अब मास की बात करेंगे तो मास भी तो निकालना पड़ेगा. मास कितना होगा इसका, C2H4 का n टाइम्स. C2 कितना हो गया, 24 और 4 28. तो मास वेट कितना हो जाएगा इसका, 1/n इंटू 1000
अपॉन 64, ये तो इसके मोल्स हो गए, मोल्स इनटू इसका मोलर मास कितना हुआ 28 इनटू n आया, n से n चला गया, कितना हो गया 7 अपॉन ये कितना हो गया 16, कितना हो गया 7000 अपॉन 16, ठीक है 7000 अपॉन 16 grams of this polythene can be produced from CaCO2 if all of this is getting consumed, ठीक है ओके ठीक है जी। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट, हाउ मच टाइम हैज पास्ड, ठीक है 1 घंटे का लेक्चर हो गया, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ द हमारे पास जो 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं वो क्या क्या है, एक तो परसेंटेज प्योरिटी का है, एक परसेंटेज यील्ड का है, एक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, और एक लास्ट चीज है विच इज कॉल्ड POAC, बहुत पिक्यूलियर और इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड क्या है तुम्हारे स्कूल के हिसाब से तो ये सब भी नहीं आने वाला, ये जेई के हिसाब से करवा रहा हूँ, मेंस में तो डेफिनेटली तुम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस लेवल की चीज है, ठीक है इससे हायर लेवल की जो चीजें होंगी तुम एडवांस में कर सकते हो। और तुम लोगों सबसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जितने आई थिंक 15-20 odd people are there in the group. Now, whosoever wants to specifically prepare for advance, मतलब advanced level के लिए जो prepare करना चाहता है वो मुझे बता देना, उनका एक अलग ग्रुप भी बना दूंगा, उसमें फिर उनको एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो अभी से कराना शुरू करूंगा, ठीक है तो तुम मुझे वो बता देना, मैं ग्रुप बना के तुम्हें उसमें डाल दूंगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप में डालने जाने के लिए सबके सबने हाँ बोल दिया, यू हैव टू वर्क अ लॉट। तो जो मैं काम उन लोगों को दूंगा जो कि एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसके साथ साथ तुम्हें और कुछ भी काम करना होगा, ठीक है तो तुम्हें दुगना तिगुना काम करना पड़ेगा, ठीक है आईआईटी में ऐसे ही नहीं चले जाते, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है क्लियर होगी बात। सो आज तो ये लेक्चर हो गया, नेक्स्ट जो तुम्हें लेक्चर मिलेगा, अब कल आज तक मैं जितने लोगों ने मुझे अपने डीपीपीएस के डाउट दे दिए हैं वो सारे के सारे मैं कल के पेपर में कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज DPPs, you need to tell me today itself, ठीक है और ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना है तो कल सवेरे 10 बजे तक का टाइम ले लो, बस उससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है आर वी क्लियर अबाउट दिस। चलो फिर बाय बाय टाटा, और ज्यादा सीरियस नहीं, चिल होके काम करो, लेकिन काम करो।